हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डिविडेंड पॉलिसी का सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिविडेंड क्या है, डिविडेंड पॉलिसी क्या है और डिविडेंड किन फॉर्म में शेयर होल्डर को दिए जाते हैं और डिविडेंड की क्या फैक्टर्स हैं और डिविडेंड का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारे चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड थ्योरी। जब हम डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट शेयर होल्डर को करेंगे, क्या ये हमारे मार्केट प्राइस जो शेयर का है उसको अफेक्ट करता है। तो कुछ लोगों का इनका सपोर्ट मिलता है, कुछ लोग कहते हैं हाँ ये मार्केट प्राइस शेयर को अफेक्ट करता है, और कुछ लोग का कहना है कि नहीं ये मार्केट प्राइस जो शेयर को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए डिविडेंड थ्योरी को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका इरिलीवेंस अप्रोच और दूसरा है आपका रिलीवेंस अप्रोच। तो इरिलीवेंस का मतलब हो गया नॉट रिलीवेंस, नॉट इम्पोर्टेंट। रिलीवेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, तो इरिलीवेंस का मतलब हो गया नॉट इम्पोर्टेंट। रिलीवेंस का मतलब हो गया इम्पोर्टेंट। मतलब जो भी हम डिविडेंड पॉलिसी तैयार करेंगे या जो भी हम डिविडेंड पॉलिसी बनाएंगे तो उससे क्या होगा, जो मार्केट का जो प्राइस, मार्केट प्राइस अब जो शेयर का है, शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो अफेक्टेड नहीं होगा। तो इरिलीवेंस मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं होगा, और रिलीवेंस का मतलब नहीं, मार्केट प्राइस जो शेयर का है वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, दूसरा है द वैल्यू ऑफ द फर्म। दो चीज़ें। तो डिविडेंड पॉलिसी से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अफेक्टेड नहीं होता है, ना ही जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो अफेक्टेड होता है। और रिलीवेंस अप्रोच के अनुसार डिविडेंड पॉलिसी मार्केट प्राइस शेयर को अफेक्टेड करता है, साथ में द वैल्यू ऑफ द फर्म को भी अफेक्टेड करता है। और इन दोनों अप्रोच के अलावा हमारे पास और एक अप्रोच रहता है, उनको हम कहते हैं अदर अप्रोच। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इरिलीवेंस अप्रोच। According to this approach, dividend policy has no impact on the price of equity share. इसका मतलब क्या होता है, जब हम डिविडेंड पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब हम डिविडेंड पॉलिसी में शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे तो इसका कोई इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा किसके ऊपर, जो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर के ऊपर, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इन दिस अप्रोच द अमाउंट पेड आज डिविडेंड, जो भी आप अमाउंट पेड करोगे एज ए डिविडेंड, हैज़ नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा किसके ऊपर, ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो इरिलीवेंस अप्रोच आपको साफ साफ ये कहता है कि जो भी आप डिविडेंड पॉलिसी तैयार करोगे, डिविडेंड आप शेयर होल्डर को दोगे, इसका कोई भी इफेक्ट मार्केट प्राइस शेयर के ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा, ना ही द वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर अफेक्ट करेगा। तो इनको आप इस थ्योरी को सपोर्ट किससे मिला है, मोदिग्लियानी एंड मिलर से। तो मोदिग्लियानी एंड मिलर, इनका एक थ्योरी है, इन्होंने कुछ आर्गुमेंट्स को सपोर्ट किया है, जो इरिलीवेंस अप्रोच को सपोर्ट किया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिविडेंड पॉलिसी हैज़ नो इफेक्ट, जो इरिलीवेंस अप्रोच कहता था, मोदिग्लियानी एंड मिलर ने वही चीज़ कहा है। नो इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, उनका कोई इफेक्ट नहीं है। And the value of the firm is determined by the earning capacity of the firm। जो डिविडेंड पॉलिसी से वैल्यू ऑफ द फर्म अफेक्टेड नहीं होता है, वैल्यू ऑफ द फर्म अफेक्टेड होता है अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म से। मतलब समझ में आया, आप कुछ भी डिविडेंड पॉलिसी तैयार करो, उससे जो फार्म की वैल्यू है वो अफेक्टेड नहीं होता है। अगर फार्म की वैल्यू अफेक्टेड होगा तो किससे अफेक्टेड होगा, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फार्म से, या आप कैसे इन्वेस्टमेंट मार्केट में करते हो, आप जो फंड को मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, इससे आपकी फार्म की वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो डिविडेंड पॉलिसी से ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, जैसे था वैसे रहेगा। तो ये था किनका अप्रोच, ये था मोदिग्लियानी एंड मिलर का अप्रोच, जो उन्होंने इरिलीवेंस थ्योरी को सपोर्ट किया है। इनका जो सपोर्ट है वो प्रूफ उन्होंने अपने तरीके से उसको प्रूफ भी किया है। अपने थ्योरी को प्रूफ करने के लिए मोदिग्लियानी एंड मिलर ने कुछ अजम्पशंस लिया हुआ है।
जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अजम्पशन का एक लिस्ट बनाया है जो मोदी, गिलानी एंड मिलर ने अपने थ्योरी में लिया हुआ है। पहला अजम्पशन है कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट। इसका मतलब क्या है? जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट क्या, जो वहाँ पे हम लोग शेयर बेचते हैं, शेयर इशू करते हैं, वो कैपिटल मार्केट होता है। तो कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट मतलब अब जब भी शेयर आपकी डिमांड में है, आप मार्केट में शेयर बेचोगे तो शेयर होल्डर अवेलेबल हैं, वो आपके शेयर खरीद लेंगे। तो कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, ये अजम्पशन, पहला अजम्पशन है। ऑल इन्वेस्टर्स आर रेशनल, मतलब जो भी आपके इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी आपके शेयर खरीदेंगे आपके कंपनी के, सब रेशनल है, मतलब सब नॉलेज है उनके पास। ऐसा नहीं कि वो लोग अपने प्रेशर में आके खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनको काफ़ी आइडिया है इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ऑल इन्वेस्टर्स आर रेशनल। इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल, किसकी इन्फॉर्मेशन? कंपनी की इन्फॉर्मेशन। किनको अवेलेबल होता है? इन्वेस्टर को। तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को फ्रीली अवेलेबल होता है। कोई भी शेयर होल्डर है, कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी की सारे इन्फॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकता है। नो इन्फ्लेशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मार्केट में कोई इन्फ्लेशन नहीं है। और फिफ्थ अजम्पशन, उसमें टैक्स हम लोगों ने इग्नोर किया हुआ है, टैक्स का इसमें कोई लेन देन नहीं है। और सिक्स्थ अजम्पशन में द फर्म हैज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और फर्म का जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो फिक्स है। फर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहा है, जो भी है वो इसी में चलता जा रहा है। देयर इज़ नो रिस्क टू द फर्म फ्यूचर ऑफ फर्म। इसका मतलब क्या हो गया? जो फर्म को फ्यूचर में कोई ऐसे रिस्क नहीं है, आगे आपको कोई ऐसे रिस्क नहीं है कि आपके फर्म को ऐसे रिस्क आ जाएगा या आपको फर्म को फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फ्यूचर में कोई रिस्क नहीं है। ये सारे अजम्पशन मोदी, गिलानी ने अपने को प्रूफ करने से पहले अपने अजम्पशंस ले लिए। मोदी, गिलानी एंड मिलर ने एक मैथमेटिकल प्रूफ किया हुआ है, जिससे उन्होंने ये प्रूफ किया है कि डिविडेंड का जो पॉलिसी है वो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को अफेक्ट नहीं करता है। तो उन्होंने इस पॉलिसी को, इस मैथमेटिकल प्रूफ को 3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। इसको पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप में उन्होंने एक मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को डिफाइन किया है कि हम जो मार्केट प्राइस, जिनके एक्चुअली हमें देखना तो वही है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है वो मार्केट प्राइस को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है। तो उन्होंने पहले मार्केट प्राइस को डिफाइन किया हुआ है। कैसे डिफाइन किया? यहाँ पे नीचे लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब मान लो आप एक पर्टिकुलर करंट ईयर पे आप अभी हो, करंट ईयर के बिगिनिंग डेट पे अभी हो, तो अभी आपके मार्केट प्राइस कुछ होंगे, ठीक है। तो अब आपको तो देखना है, देखो क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि अगर मैं डिविडेंड पॉलिसी डिक्लेयर करता है, कंपनी अगर डिविडेंड पॉलिसी डिक्लेयर करता है तो क्या मार्केट प्राइस अफेक्टेड है? तो उनका कहना है कि जो मार्केट प्राइस, कैसे हम निकालेंगे मार्केट प्राइस अफेक्टेड होता है कि नहीं होता है, वो तो निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि मार्केट प्राइस 2 तरह के हो सकते हैं, एक साल के बिगिनिंग में, एक साल के एंड में। तो हमने साल के बिगिनिंग में जो भी हमारा मार्केट प्राइस है, जो भी हमारा शेयर का जो भी मार्केट प्राइस है, फॉर एग्जांपल मेरे साल के बिगिनिंग में मार्केट प्राइस है 100 रुपीज़, क्लियर। तो इसको हम डिनोट करेंगे P0 से। द बिगिनिंग ऑफ द मार्केट प्राइस को हम डिनोट कैसे करेंगे? P0, 0 मतलब करेंट ईयर। हम अभी साल के बिगिनिंग में अब अभी खड़े हैं, ठीक है। तो इज इक्वल, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर P0 जिसको हम कहते हैं, इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम मतलब प्लस सम डिवाइडेड एट द एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड सम डिवाइडेड, एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हाँ मैंने उसको ठीक कर दिया, ये डिवाइडेड नहीं है, डिविडेंड है। हाँ तो हम क्या पढ़ाई कर रहे थे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो हमारा P0 है, इज इक्वल टू P0 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम डिविडेंड एट द एंड ईयर। मतलब डिविडेंड एट द एंड ईयर का मतलब क्या है? जो साल के ख़त्म होने पर, एक साल आप अगर आप डिविडेंड पॉलिसी डिक्लेयर करते हो
ठीक है, आप डिविडेंड पॉलिसी में आप डिक्लेयर करते हो कि हाँ हमें डिविडेंड देना है, तो जो आप डिविडेंड दोगे, ठीक है, डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर, D1 हो गया, एंड ऑफ द ईयर में साल के ख़त्म होने पर, एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अब एक साल गुजर गया है, एक साल के बाद अभी मार्केट प्राइस जो भी शेयर का रहेगा, फॉर एग्जांपल मार्केट साल के बिगनिंग में आपकी शेयर का वैल्यू कितना था, 100 रुपीज़, और आपने सपोज करो आपने डिक्लेयर किया कि मुझे अभी डिविडेंड देना है 10 रुपीज़, एक शेयर के ऊपर आप 10 रुपीज़ का डिविडेंड दोगे, तो 100 के ऊपर आप कितना डिविडेंड दोगे, 10 रुपीज़। और एक साल के बाद आपकी मार्केट प्राइस जो शेयर का रहेगा कितना रहेगा, मान के चलो आपकी मार्केट प्राइस अब शेयर का एक पकड़ लेते हैं, आपकी मार्केट प्राइस जो शेयर का है वो 120 है। तो ये क्या कहा, सम डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द मार्केट प्राइस 120 और डिविडेंड आपने कितना दिया, 10, तो टोटल शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 130 प्रेजेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर हम 130 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 100 रुपीज़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब आज के डेट का जो भी प्राइस है 100 रुपीज़, जो फ्यूचर में जो आपका प्राइस निकल रहा है, तो मतलब फ्यूचर में मार्केट प्राइस प्लस डिविडेंड, उसका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो आज के प्राइस के साथ इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब जो P0 है इसको इन्होंने एक फार्मूला में डेवलप किया हुआ है, P0 इज इक्वल टू D1, जो एक साल बाद जो आपको डिविडेंड मिलेगा, प्लस P1 का मतलब जो प्राइस आफ्टर 1 ईयर, जो मार्केट प्राइस आफ्टर 1 ईयर, ये हो गया आपका 120, ये हो गया आपका 10, तो ये हो गया 130 के ऊपर हमने जो फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस के कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमने यूज़ किया है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकल गया, P0 इक्वल हो गया। तो थ्योरी के अनुसार उन्होंने एक फार्मूला डेवलप किया है और हमने उस फार्मूला को तोड़ के, जैसे P1 को हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट किया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से P1 को हम इस तरफ ले आए, तो P1 इस तरफ आ जाने से हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से बन गया। ऐसे फार्मूला बनाना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि जो आगे चल के जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो इस फार्मूला हमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, इसी फार्मूला से इसी इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये फार्मूला डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो P1 को हम इस तरफ ले जाएंगे, P0 को इस तरफ ले आए, देखो इसमें 1 प्लस के को मल्टीपल कर दिया और D1 को माइनस कर दिया, हो गया फार्मूला। तो P1 इसी से डेवलप किया गया है। स्टेप 1 क्लियर है। स्टेप 2 में उन्होंने कहा है द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल आइदर बी फाइनेंस बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर और बाय रिटेन अर्निंग। देखो सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ो। द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, विल मतलब फ्यूचर में, अभी की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट बात हो रही है फ्यूचर में, मतलब आप अभी करंट ईयर में हो, आप अभी P0 में खड़े हो, ठीक है ना, तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे मतलब फ्यूचर में, मतलब एक साल बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट करने का जो भी प्लान किया है कि मेरे को इस साल 50,000 इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को इस साल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, फ्रेश इशू ऑफ शेयर, आप मार्केट से नए शेयर इशू करोगे। देखो कंपनी अगर 1 साल का फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है कि आज के डेट पे कि 1 साल बाद ये मेरा 2010 चल रहा है, मैं 2011 में कितना इन्वेस्टमेंट करूँगा, 1 लाख इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो 1 लाख कहाँ से आएंगे, तो 1 लाख में शेयर मार्केट में इशू करूँगा, नया शेयर मैं मार्केट में इशू करूँगा, उससे मेरे फंड आ जाएंगे। और बाय रिटर्न अर्निंग, अब या और क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को नए शेयर मार्केट में इशू नहीं करने हैं, ठीक है, तो मैं और क्या कर सकता हूँ, जो इस साल के जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो इस साल के हमारे जो प्रॉफिट है, डिविडेंड देने के बाद जो बच जाएगा, डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट हमारे हाथ में है उसको हम रिटर्न अर्निंग कहते हैं। तो उस प्रॉफिट को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर कंपनी ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, तो कंपनी पहले देखेगा कि हाथ में कितना प्रॉफिट बचा हुआ है डिविडेंड देने के बाद। अगर कंपनी जो भी प्रॉफिट देने के बाद हाथ में देख रहा है कि हाथ में कंपनी की 60,000 बचा है, जो आपकी रिटेन अर्निंग है, डिविडेंड देने के बाद कंपनी के हाथ में अभी भी 60,000 रुपये पड़ा हुआ है, तो कंपनी को और कितने पैसे चाहिए, और 40,000 रुपीज़ चाहिए, तो बाकी 40,000 वो मार्केट में शेयर इशू कर देंगे। समझ में आया?
तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रिटेन अर्निंग कितना है और रेस्ट अमाउंट हम मार्केट से शेयर से इशू करवा लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट वहाँ से एक इक्वेशन हम लोगों ने तैयार कर लिया, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रिटर्न अर्निंग, जो हमारे रिटर्न अर्निंग हमारे पास हैं ऑलरेडी, हमारे प्रॉफिट एंड डिविडेंड देने के बाद, और बाकी पैसा हम कहाँ से जुगाड़ करेंगे, मार्केट से फ्रेश शेयर को इशू करके। ठीक है, तो इसी का हमने फॉर्मूला यहाँ पे बना दिया, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अर्निंग माइनस डिविडेंड। अर्निंग माइनस डिविडेंड मतलब रिटर्न अर्निंग। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग कैसे निकालेंगे, अर्निंग से डिविडेंड जो भी डिक्लेयर करेंगे वो माइनस कर देंगे। D1 क्यों लिया है, क्योंकि डिक्लेयर करना है साल के एंड में। हम लोग अभी प्रेजेंट में हैं और हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो जो भी होगा, हम जो भी हमारा अर्निंग होगा उसमें से हम डिविडेंड को माइनस कर देंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ शेयर। अभी हमारे पास जितने शेयर्स हैं, हम नए शेयर होल्डर को तो डिविडेंड नहीं देंगे ना, पुराने शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। जो अभी हमारे पास पुराने शेयर होल्डर कितने हैं उनको डिविडेंड देंगे। तो अर्निंग से डिविडेंड देने के बाद एक शेयर पे 10 रुपये है तो 10 शेयर को इसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, 100 शेयर को उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो अर्निंग से डिविडेंड देने के बाद जो बचेगा वो हो गया रिटेन अर्निंग। उसके बाद फ्रेश इशू कैसे करेंगे, हम एम का मतलब यहाँ हो गया नया शेयर्स, जो अभी हम नए शेयर्स मार्केट में इशू करेंगे और जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसके हिसाब से हमें फंड मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे मैंने बताया कि एक एग्जाम्पल दिया, मेरे को इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आ गया 1 लाख। ठीक है, तो ये अर्निंग हो गया कितना, मान लो कंपनी की प्रॉफिट है 70,000 से 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, अभी बचा कितना है 50,000। तो हमारे पास डिविडेंड देने के बाद हमारे रिटर्न अर्निंग हो गए 50,000। अभी और कितने चाहिए हमको, और फ्रेश इशू हमको 50,000 चाहिए। तो 50,000 कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देंगे, एम निकल जाएगा, नंबर ऑफ नए शेयर्स निकल जाएंगे। तो उसमें से हमको ऑटोमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें मार्केट में कितना शेयर चाहिए। तो इस इक्वेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रिटेन अर्निंग प्लस फ्रेश इशू। आर का मतलब समझ में, आर ई का मतलब समझ में आया, रिटेन अर्निंग। ई का मतलब है अर्निंग, जो हमारा प्रॉफिट है। एन के मतलब ओल्ड शेयर, एम के मतलब न्यू शेयर। D1 मतलब 1 साल के बाद जो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, और P1 का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट जो प्राइस, जो शेयर का जो 1 साल के बाद जो प्राइस है उसको हम P1 कहते हैं। क्लियर, हमने उसी को सिंप्लीफाई किया हुआ है। सिंप्लीफाई करने के बाद P1 को हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर हमें क्वेश्चन में पूछेगा मार्केट प्राइस निकालने के लिए तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, P1 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग। ये जो अर्निंग है डिविडेंड है, जो भी डिविडेंड हमारा होगा उसको हम माइनस कर देंगे इन्वेस्टमेंट से। तो माइनस करने के बाद उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारा मार्केट प्राइस निकल जाएगा। तो ये हमने इसी इक्वेशन से डेवलप करके ये फार्मूला हमने तैयार किया है। तो हमारे पास लगभग 2 फार्मूला हो गया जो हमको याद रखने हैं। पहला वाला फार्मूला ये हो गया जिसको आपको याद रखना है, और दूसरा वाला फार्मूला ये हो गया जिसको आपको याद रखना है। तो दोनों फार्मूला आपको याद रखने हैं प्रॉब्लम करने के लिए। अच्छा, अब मोदी जो मेरा मेन टॉपिक है कि डिविडेंड पॉलिसी मार्केट प्राइस शेयर को अफेक्टेड नहीं करता है, तो मोदी गिलानी अब तक उनको प्रूफ नहीं किए। अब जो थर्ड स्टेप रहेगा वहाँ पर हम ये प्रूफ करेंगे, मतलब मोदी गिलानी और मिलर ने जो प्रूफ किया है वो स्टेप 3 में प्रूफ किया है कि जो डिविडेंड है वो अफेक्टेड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम अभी स्टेप 3 देखेंगे। स्टेप 3 में देखो उन्होंने क्या किया है। पहला जो फॉर्मूला था P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE, जो उन्होंने कहा पहला फार्मूला है, उन्होंने पहले वो फार्मूला लिखा। उसके बाद उन्होंने इक्वेशन के दोनों साइड पर n को मल्टीपल किया है। खुद मैथमेटिकल प्रूफ है तो उनको कुछ प्रूफ करना था, इसलिए उन्होंने दोनों तरफ n को मल्टीपल किया। n को मल्टीपल करने से क्या आ गया, NP0 इज इक्वल टू n को मल्टीपल किया ND1, n को P1 से मल्टीपल किया NP1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने इक्वेशन के अंदर MP1 को माइनस किया, MP1 को प्लस किया। मतलब जो उन्होंने इनका कहना है कि इक्वेशन में मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, जो मैंने माइनस किया उसको मैंने प्लस कर दिया। जस्ट कुछ किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए जो भी चीज़ें उन्होंने माइनस किया उसी चीज़ को उन्होंने प्लस कर दिया। अगर आप इस चीज़ को काट दोगे तो वही फार्मूला रह जाएगा। तो उन्होंने माइनस किया, फिर उन्होंने प्लस किया। प्लस करने के बाद उन्होंने इक्वेशन को कंप्लीट कर दिया। कैसे कंप्लीट किया? देखो, ND1 को ND1 यहाँ पे रखा, NP1 को NP1 रखा। ये जो MP1 है, ठीक है, वो MP1 को यहाँ पे उन्होंने उसको फॉर्मूला को डेवलप किया। ये MP1 को डेवलप किया। कैसे डेवलप किया इस चीज़ को हम बताते हैं। जो स्टेप 2 में जब हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अर्निंग माइनस डिविडेंड प्लस MP1, तो वहाँ पर MP1 इज इक्वल टू इसी फार्मूला से आ गया, MP1 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग प्लस ND1। देखो इसी में से ये डेवलप हो गया। इसी चीज़ को MP1 को, ये जो चीज़ है यहाँ से उठा के इन्होंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डाल दिया तो बाकी प्लस MP1 हो गया। अब उन्होंने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। जैसे ब्रैकेट को ओपन कर दिया, माइनस साइन है, माइनस आई हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस अर्निंग हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस ND1 हो जाएगा। दोनों उन्होंने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखो माइनस ND1 प्लस ND1 हो गए, इन दोनों को उन्होंने काट दिया। अब जो बच्चा उनको यहाँ पे लिख दिया, NP1 माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग प्लस MP1 लिख दिया। लिखने के बाद 1 प्लस के जो फार्मूले में डाल दिया। डालने के बाद उन्होंने क्या किया, N को इस तरफ से हटा दिया और P1 को ले आया, और P1 को लाके NP1 को इन्होंने एक फार्मूला में इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे जो एंड फार्मूला बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया कि हमें अगर P1 कैलकुलेट करना है तो NP0 कैलकुलेट करना है। इससे हमें ये फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कहना क्या चाह रहे थे इसी सिंप्लीफिकेशन से कि जब हम NP0 कैलकुलेट किए, मार्केट प्राइस जो शेयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, उनमें इसमें D कहाँ है? इसमें कोई कहीं पर भी D नहीं था। देखो इनिशियल में D था, लेकिन अब इक्वेशन के अंदर D गायब है। देखो सब कुछ करने के बाद इक्वेशन में D का कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका कहने का मतलब था देयर इज नो डिविडेंड इन द इक्वेशन। तो डिविडेंड का अगर इक्वेशन में नहीं है तो शेयर पर प्राइस जो कैलकुलेशन करेंगे, मार्केट प्राइस जो शेयर का कैलकुलेशन करेंगे, उसमें कहाँ है डिविडेंड? अगर डिविडेंड नहीं है तो डिविडेंड का कोई रोल नहीं है, डिविडेंड को ये कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकता। यही इनका मैथमेटिकल प्रूफ था मोदिग्लियानी एंड मिलर से कि इनका कहना है जो भी आपका मार्केट प्राइस आया इसमें डिविडेंड का कोई रोल नहीं है। तो आपका डिविडेंड पॉलिसी आप कुछ भी बनाओ, कैसे भी आप डिविडेंड पॉलिसी तैयार करो, वो फिर आपकी जो मार्केट प्राइस जो शेयर का है उसको अफेक्ट नहीं करता है, और फर्म की जो वैल्यू है उसमें भी अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक प्रॉब्लम तैयार किया है, जिससे हमें और अच्छे से इनकी जो थ्योरी है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल तैयार किया है, जैसे कि द प्रेजेंट शेयर कैपिटल ऑफ XYZ लिमिटेड कंसिस्ट 1000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। अब देखो ये 1000 शेयर मतलब अभी हमारे पास है। आपको अच्छे तरह से क्वेश्चन में ये चीज़ समझना है, ठीक है। देखो द प्रेजेंट मतलब हम अभी करंट ईयर में है, तो जो 1000 शेयर हो गया वो आपका हो गया N, समझ में आ रहा है? ये आपका हो गया N ऑफ ₹100, ये आपका हो गया P0। तो यहाँ पे ना हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा हो गया N, ठीक है, और ये आपका हो गया P0। देखो मैंने ये चीज़ क्लियर कर लिया कि ये हमारी ओल्ड शेयर्स हैं और ये अभी का प्रेजेंट मार्केट प्राइस है शेयर का। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 20%, तो ये आपका हो गया KE। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको KE, ठीक है। द नेट इनकम ऑफ एंटिटी इज 25,000, तो ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया E, तो मैंने इसको E लिख लिया। ये अर्निंग हो गया आपका, ठीक है। द एंटिटी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड 10, तो मतलब ये एंटिटी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, मैंने कहा था फ्यूचर में, मतलब साल के एंड में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप डिविडेंड कितने दोगे? D। ये आपका हो गया D1, ठीक है। तो ये मैंने D1 लिख दिया यहाँ पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर।
व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर इफ। देखो मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझाने के लिए क्वेश्चन को 3 पार्ट में किया है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है जिसमें हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो क्वेश्चन में सब कुछ अवेलेबल है, एन है, ठीक है, और क्वेश्चन में P0 है, KE है, E है, D1 है, सब कुछ है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि मार्केट का P1 निकालना है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। प्राइस देखो, प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, क्वेश्चन में पूछेगा एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब ये आपका क्या हो गया, ये हो गया P1। तो आपको कैलकुलेट करना है P1। क्वेश्चन आपके पास है, तो अब आपके पास ऑप्शन 2 हैं, या तो आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे या तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे, ठीक है, या तो आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे या तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे। तो पहले हम डिविडेंड डिक्लेयर करके देखते हैं। जो शेयर का मार्केट प्राइस मतलब P1 कितना आएगा, P1 का फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था स्टेप 1 में। P1 का फॉर्मूला मैंने बताया था कि स्टेप 1 में ये फार्मूला आपको काफ़ी आगे इंपॉर्टेंस आएगा, आपको हेल्प करेगा। देखो मैंने स्टेप 1 में यहाँ पे कैलकुलेट किया था P1, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला जो मोदिग्लियानी ने पहले स्टेप में जो फार्मूला डेवलप किया था, इसी फार्मूला को यहाँ पे हमने पुट किया। P1 = P0। P0 हमारा ऑलरेडी है 100 रुपीज़, तो मैंने डाल दिया 1 + KE। KE हमारा कितना है 20%। 20% मतलब 20/100 = 0.2, तो मैंने 0.2 डाल दिया, माइनस D1। D1 हमारे 10 है, तो फार्मूला मैंने डाल दिया 110। दो मेरा जो P1 है जो मेरा निकल गया 110। तो मेरा जो मार्केट प्राइस आफ्टर 1 ईयर कितना आया 110। क्लियर। अगर ये हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है, तो अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे तो फार्मूला क्या है, फार्मूला सेम रहेगा। P1 निकालना है, P0 = 100, 1 + 0.2 माइनस D1 आपका 0 हो जाएगा क्योंकि आपको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है। अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे तो आपकी कितना आएगा आंसर 120। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सर हम लोगों ने पूरे थ्योरी में ये पढ़ा कि अगर हमारा डिविडेंड डिक्लेयर करो या डिविडेंड को डिक्लेयर ना करो, जो शेयर की मार्केट प्राइस वो अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो मार्केट प्राइस चेंज हो गया। जो P1 था डिविडेंड डिक्लेयर करने से जो मार्केट प्राइस शेयर का है वो 110 है। जो मार्केट प्राइस डिक्लेयर अगर डिविडेंड अगर डिक्लेयर नहीं करते हैं तो मार्केट प्राइस जो शेयर का हो गया वो 120 हो गया। वो कैसे हुआ, तो यहाँ पर क्या है कि देखो अगर आप डिक्लेयर करते हो, अगर आपको डिविडेंड, आप मान लो ये जो इंसान है वो आप हैं, ठीक है, आपको डिविडेंड कितना दिया गया 10 और आपकी शेयर के मार्केट वैल्यू कितना है 110, तो आपका टोटल वैल्यू कितना हो गया 110 + 10 120। अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे तो भी आपके पास 120 हो गया ना इक्वल। तो यही चीज़ कहना चाह रहे थे कौन, मोदिग्लियानी एंड मिलर। डिविडेंड डिक्लेयर करो या ना करो, जो शेयर की मार्केट प्राइस इक्वल रहता है। डिक्लेयर करेंगे तब भी 110 + 10 हो गया 120, मतलब आपकी मार्केट प्राइस आपको शेयर का वैल्यू 110 है और आपको डिविडेंड 10 रुपये मिला, तो टोटल आपको मिला 120 रुपये। और यहाँ पे डिविडेंड नहीं भी देंगे तो मार्केट प्राइस 120, तो ये इक्वल रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है, इन द एबव एग्जाम्पल, जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है, ठीक है, हाउ मेनी न्यू शेयर मस्ट बी इशूड बाय द एंटिटी टू मेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹48,000। अगर कंपनी को फ्यूचर में, ये स्टेप 2 है हमारा, ठीक है, तो ये स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टेप 2 को प्रूफ करेंगे। अगर फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हो कि मेरे को 48,000 इन्वेस्टमेंट करना है, तो कितना शेयर आप इशू करोगे, मतलब आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, वही 2 केस लेते हैं, या डिविडेंड डिक्लेयर करोगे या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे। अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो कितने शेयर आपको इशू करने होंगे, मतलब आपको यहाँ पर एम निकालना है न्यू। देखो लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ते हैं। जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, देखो क्वेश्चन में हमारा एन था, P0 था, E था, KE था, D1 था, लेकिन इसमें P1 नहीं था, तो हमने यहाँ पर P1 कैलकुलेट कर लिया दोनों केस में, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो P1, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा तो P1, दोनों केस में हमने P1 कैलकुलेट कर लिया। बच्चा क्या,
बचा हमारे पास निकालना है जो कितने शेयर मार्केट में एम, जो एम मतलब आपके जो नए शेयर कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हमको एम कैलकुलेट करना है। तो हमारे जो स्टेप 2 था, स्टेप 2 में हमने डिस्कस किया था एम का फॉर्मूला, कैसे एम निकालेंगे। ये देखो हमारे स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हमने ये फॉर्मूला हमने बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या पूछा है, हमें P1 मिल गया, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट पता है, अर्निंग पता है, डिविडेंड पता है, सब कुछ हमको पता है। हम यहाँ पे एम निकालेंगे। कैसे एम निकालेंगे, अगर हम इक्वेशन को फर्दर डेवलप करेंगे तो एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस अर्निंग ई प्लस ND1 डिवाइडेड बाई P1। देखो ये अगर हमारा फार्मूला हो गया, अगर हम इस फार्मूला को पुट करेंगे तो हमारा एम निकल जाएगा। तो हम क्या किए, ये जो फार्मूला डेवलप किया हम इसी फार्मूला को यहाँ पे पुट कर दिए। देखो आई माइनस ई प्लस ND1 डिवाइडेड बाई P1 फार्मूला पुट कर दिया। फार्मूला पुट करने के बाद हमने एम को कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा एम डिविडेंड डिक्लेयर में कितना निकला, 300 शेयर्स, और यहाँ पे कितना निकला, 192 शेयर्स, ठीक है। तो हमने शेयर का कैलकुलेशन कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे। देखो पहले केस में डी डिक्लेयर किया है तो डिविडेंड हमने 10 डाला है, यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ है तो डिविडेंड हमारा 0 है। इसके हिसाब से मेरा शेयर कैलकुलेट हो गया। ये एक टेबल चार्ट है। अगर इसके ज़रिए से अगर हमें ये फार्मूला याद नहीं रहता है, अगर हमारा एग्ज़ाम में हमें ये फार्मूला याद नहीं रहते हैं या हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये सिंपल तरीके से भी नंबर ऑफ़ शेयर कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो हमारे क्वेश्चन में हमारा नेट इनकम कितना था, 25,000 हमारा नेट इनकम क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने उसको ए डिनोट किया है, क्यों मैं बताऊंगा आगे। तो नेट इनकम था 25,000 से मेरे को डिविडेंड कितना मैंने पेड किया, मेरा एक शेयर पे डिविडेंड है 10, मेरे पास ओल्ड शेयर कितने हैं 1000, तो ये 10,000 आ गया 1000 इंटू 10। समझ में आ रहा है, ये 10,000 कैसे आए, 1000 इंटू 10 कर देने से आपका 10,000 डिविडेंड आ गया। तो अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो आपके पास जो रिटर्न अर्निंग कितने बचेंगे, 25,000 से 15। तो मैंने यहाँ पे साइड में इसीलिए ए बी लिख दिया ताकि जब आप रिटर्न अर्निंग कैलकुलेट करोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ए माइनस बी, ए से मैंने बी को माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद मेरे पास बचा 15,000। तो मेरे को जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है तो रिटर्न प्रॉफिट जो आपके पास बचेगा टोटल 25,000 बचेगा, ठीक है। अब आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करना है, 48,000। आपके पास बचा है 15,000 लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है 48। तो आप अमाउंट कैसे रेज करोगे, शेयर में अमाउंट आपको कितना और रेज करना पड़ेगा, 48,000 से 15 को माइनस करना है। इसलिए मैंने लिखा डी माइनस सी, डी मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट, माइनस सी मतलब रिटर्न अर्निंग। डी से आप सी को माइनस कर दोगे तो आपको कितना पैसा अभी चाहिए वो आपको मिल गया, 33,000, 23,000, ठीक है। उसके बाद आपका मार्केट प्राइस पता है, डिविडेंड डिक्लेयर में P1 का प्राइस पता है, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर में P1 का प्राइस पता है, ठीक है। तो उससे आप डिवाइड कर दोगे मार्केट प्राइस, तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा। ये एक सिंपल तरीका है, इससे आप निकाल सकते हो। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो फॉर्मूला में पुट करके भी आप शेयर निकाल सकते हो। दोनों में आपका आंसर सेम ही आएंगे। जैसे कि मैंने बताया था क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे मैंने 3 स्टेप है मेरा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वैसे मैंने क्वेश्चन को भी वैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। स्टेप 1 मैंने समझा दिया। अभी मैंने स्टेप 1 में हमने मार्केट प्राइस कैलकुलेशन करना सीख गए। स्टेप 2 में हमने नंबर ऑफ़ न्यू शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम सीख गए। अब स्टेप 3 में हमको ये देखना है, मतलब एग्जाम्पल जो 3 मैंने प्रिपेयर किया है उसमें हमको ये देखना है कि हमारा जो फॉर्म की जो वैल्यू है, पहले एग्जाम्पल में तो हम देख लिए कि जो मार्केट प्राइस शेयर है वो अफेक्टेड नहीं हो रहा है। अब जो एग्जाम्पल 3 करेंगे उसमें हमको ये देखना है जो फार्म की जो वैल्यू है वो अफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 पार्ट है। डिविडेंड पॉलिसी देने से आपके शेयर की मार्केट प्राइस अफेक्टेड नहीं होते हैं, साथ में आपकी जो फार्म की वैल्यू है वो अफेक्टेड नहीं होता है। तो अब तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि फार्म की वैल्यू अफेक्टेड कैसे नहीं होता है वो भी देखना है। तो मैंने वो एग्जाम्पल 3 में आपको समझाया है। अब देखो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 3। क्या क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन आपका सेम है, बस उसका पार्ट मैंने कर दिया है। डज द न्यू वैल्यू एंटिटी, जो आपकी जो नया फार्म की जो नया वैल्यू आया
डज द न्यू वैल्यू ऑफ एंटिटी चेंज ड्यू टू द डिविडेंड डिसीजन? क्या चेंज हुआ? हमारा चैप्टर हम जो अभी अप्रोच पढ़ रहे हैं इररिलेवेंस अप्रोच, मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए? नो। तो अभी वो चीज़ देखना है क्या वैल्यू चेंज हुआ। फॉर्म की वैल्यू अगर चेंज हो जाएगा तो जो मोदिग्लियानी का जो कंसेप्ट है वो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि हमारा फॉर्म की वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे? एन कितना था हमारा? 1000 ओल्ड शेयर था। हमने नए शेयर कितने इशू किए? 300 डिविडेंड डिक्लेयर के केस में। ये हो गया आपका केस 1, ठीक है, और ये हो गया आपका केस 2 जहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है। तो उस केस में आपकी नंबर ऑफ शेयर 192 निकले थे और ये हमने एग्जाम्पल 2 में निकाला था, और ये हो गया 300। तो टोटल आपके कितने शेयर्स हो गए? 1000 प्लस 300 इज इक्वल टू 1300, ये हो गया 1192। इसका मार्केट प्राइस, इसका मार्केट प्राइस दोनों आपको पता है, मल्टीपल कर दो, देखो आंसर बराबर है। थोड़ा सा ज़्यादा है 40 रुपीज़, क्योंकि वो थोड़ा डेसिमल के चलते हुआ है। तो आंसर आपका नियरेस्ट है, मतलब 1,43,000, 1,43,000। मतलब आप डिविडेंड डिक्लेयर करो या डिविडेंड डिक्लेयर ना करो, आपकी फॉर्म की वैल्यू 1,43,000 ही रह गया, मतलब कोई अफेक्टेड नहीं है। तो जो चीज़ मोदिग्लियानी एंड मिलर ने कहा था सेम चीज़ हुआ। हमने डिविडेंड दिया, डिविडेंड नहीं भी दिया, तब भी हमारे मार्केट प्राइस शेयर में कोई अफेक्टेड नहीं हुआ, ना ही फार्म की जो वैल्यू है उसमें कोई अफेक्टेड हुआ। लेकिन इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी थे, जैसे कि हमने टैक्स को इग्नोर किया। अगर हम टैक्स देते तो कुछ और रिजल्ट आता। इन्फ्लेशन, आप मार्केट को इन्फ्लेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी आपने इग्नोर किया, वो भी आपकी एक लिमिटेशन हो गया, मतलब इस थ्योरी का एक लिमिटेशन हो गया। परफेक्ट कैपिटल मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। और प्रैक्टिकल केस में आपका मार्केट, जो मार्केट कैपिटल मार्केट कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, तो ये परफेक्ट हो ही नहीं सकता। इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल द पर्सन। जैसे आपने अजम्पशन कर लिया था मोदिग्लियानी एंड मिलर ने कि इजीली इन्वेस्टर को कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन सारे क्लियर हो जाएंगे, ऐसे होता ही नहीं है। नॉर्मली कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर के पास नहीं रहता है। शेयर होल्डर में प्रीफर करेंट इनकम। सबसे बड़ी बात है आप फ्यूचर में क्या इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं करोगे, शेयर होल्डर हमेशा देखता है कि भाई मेरे को डिविडेंड मिलना चाहिए। अभी के वर्तमान में जीता है शेयर होल्डर, तो उसको प्रेजेंट में डिविडेंड कितना मिल रहा है वो देख रहा है कि आप फ्यूचर में क्या इन्वेस्टमेंट करोगे, कैसे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे, उसका फार्म का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। शेयर होल्डर को बस प्रेजेंट में कितना डिविडेंड मिल रहा है वो उसी से खुश रहता है। तो ये सारे चीज़ों को मोदिग्लियानी ने इग्नोर किया है, तो इसी का ये इस थ्योरी का लिमिटेशंस हो गया। तो आज के क्लास में हमने मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच हमने अच्छे तरह से स्टडी किया। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम मैंने किया आप उसको अच्छे से वीडियो को रिवाइज करके एक दो बार आप उससे अच्छे से देखना, तो मेरे ख्याल में ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा वो नेक्स्ट थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।